गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस चैप्टर 4 हिस्ट्री के। ठीक है, ट्राइबल डिकोज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज। सो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, आप पहले तो ये क्वेश्चन आंसर सारे अच्छे से सुनो, समझो उनको, फिर नोटबुक पे राइट करो। ओके, तो आपने पहले एक बार समझ लेने हैं, फिर पॉज करके ये क्वेश्चन आपने लिख लेने हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज डैश। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राइबल पीपल को कैसा डिस्क्राइब किया है, कैसा माना है। तो आपको याद होगा ब्रिटिशर्स ट्राइबल पीपल को कैसा मानते थे, वो मानते थे अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड, ठीक है, यानी कि जंगली मानते थे, असभ्य मानते थे। तो क्या आएगा, अनसिविलाइज्ड। फिर आएगा सेकंड, द मेथड ऑफ सोविंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज डैश। जो झूम कल्टीवेशन में बीज डालने का जो तरीका, बीज बोने का जो तरीका है, उसको हम क्या कहेंगे। तो उसको हम क्या, अब आपको पता है झूम कल्टीवेशन में तो बीज क्या किए जाते थे, फेंके जाते थे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, स्कैटरिंग। नेक्स्ट है द ट्राइबल चीफ गॉट डैश टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। तो ये हमने पढ़ा था, जो सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल्स थे, जो ट्राइबल चीफ थे, उनको क्या मिले हुए थे, लैंड टाइटल्स मिले हुए थे उनको। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, लैंड टाइटल्स। नेक्स्ट आता है फॉर ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ आसाम एंड द डैश ऑफ बिहार। तो बेटा आसाम में क्या हुआ था, वहाँ पे टी प्लांटेशन हुई थी। बिहार में क्या हुआ था, वहाँ पे कोल माइंस थे, और ट्राइबल्स को इन्हीं कामों में लगाया गया था। ठीक है, तो क्या आएगा, ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम एंड कोल माइंस ऑफ बिहार। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। झूम कल्टिवेटर्स प्लव द लैंड एंड सो सीड्स। अब ये क्या कहता है, जो झूम कल्टिवेटर्स थे वो क्या करते थे, वो खेतों में हल चलाते थे और बीज बोते थे। तो क्या ऐसा करते थे, नहीं, वो तो क्या करते थे, बीज फेंकते थे, जंगल में लकड़ियाँ पेड़ काट के आग लगा देते, फिर वो राख भी वहीं पे फेंक देते थे और बीज जो वो डाल के चले जाते थे। तो ये बात क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, कोकून्स वर bought from the संथाल्स and sold by traders at 5 times the purchase price। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रेडर्स थे वो जंगलों में आते थे और संथालों से कोकून्स खरीदते थे, और फिर शहर में जाके वो उसको 5 टाइम्स 5 गुना रेट पे जाके बेचते थे। ठीक है, तो ये बात क्या है, ये बात ट्रू है। Birsa urged his followers to purify themselves and give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery। ओके, इसमें क्या कहता है कि बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को ऐसा अपील किया कि वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, शराब पीना छोड़ दें, और जो गलत काम या चोरी वगैरह वो करते हैं वो उसको ना करें। तो ऐसा उसने कहा था, यस। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू, ये उसने कहा था। फिर आता है डी, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्राइबल्स का जो वे ऑफ लाइफ था, जो जीने का तरीका था, उसको बचाना चाहते थे। तो ऑब्वियसली ये तो गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उनके तरीके के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उनको तो अच्छा नहीं लगता था, वो तो कहते थे भाई ये टिक के रहें एक जगह। ठीक है, और उनको तो वो तो जंगली मानते थे, वाइल्ड मानते थे, अनसिविलाइज मानते थे। तो क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे उनको ब्रिटिश रूल में क्या प्रॉब्लम्स हुए। तो फर्स्ट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजंस द गवर्नमेंट ट्राइड सेटिंग द झूम कल्टिवेटर्स एंड अदर ट्राइबल्स। अब देखो ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो ट्राइबल्स हैं वो एक जगह टिके नहीं रहते, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, झूम खेती करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ पे। तो ऐसे में उनका रिकॉर्ड रखना,
मेंटेनिंग करना पॉसिबल नहीं है, सही एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ऐसे कुछ स्टेप लेने स्टार्ट किए। सो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन द गवर्नमेंट ट्राइड सेटिंग द झूम कल्टिवेटर्स एंड other tribals, but settled cultivation didn't prove to be helpful to these झूम cultivators। but जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको एक जगह टिक के खेती करना बिल्कुल भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, ठीक है। अंडर न्यू फॉरेस्ट लॉज ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ नए फॉरेस्ट लॉज लगाए, जंगलों को लेके कानून बना दिए और जंगलों को स्टेट प्रॉपर्टी यानी कि सरकार का प्रॉपर्टी उन्होंने अनाउंस कर दिया। सो दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन फ्रीली। तो इसलिए अब उनको जंगलों में फ्रीली पहले की तरह झूम कल्टीवेशन करने से रोक दिया, अब वो पहले की तरह नहीं कर सकते थे। एंड फोर्थ, मैनी वर फोर्स्ड टू मूव द अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। और बहुत सारे लोगों को तो वो जगहें छोड़ के कहीं दूसरी जगहों पे काम की तलाश में जाना पड़ा जब उनको सारी जगह से ही रोक दिया, ठीक है। वो अपने तरीके से लाइफ जी नहीं पा रहे थे, तो भूखे क्या मरते, तो वो नई जगहों पे काम करने के लिए अब जगह ढूंढने लगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल में, कॉलोनियल रूल में जो ट्राइबल चीफ थे उनकी पावर कैसे चेंज हो गई थी। अब पहले तो वो अपने कम्युनिटी के हेड होते थे, उन्हीं का पावर चलता था, उन्हीं का रूल चलता था, बट अब उनके ऊपर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, तो क्या क्या चेंज आए देखो। फर्स्ट, अंडर कॉलोनियल रूल द पावर एंड फंक्शंस ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज्ड। तो कॉलोनियल रूल के तहत क्या हुआ कि जो ट्राइबल चीफ थे उनकी पावर्स एंड फंक्शन चेंज हो गए। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स। तो जो लैंड टाइटल्स उनको मिले हुए थे पहले, जैसे कोई मुखिया कहलाता था, कोई ज़मींदार कहलाता था, ठीक है, तो वो तो उनके पास रहने दिए और उनको ज़मीन रेंट पे देने वाला जो काम था वो भी उनको दिए रखा, भाई वो अपनी ज़मीन जो है उनसे रेंट ले सकते थे। बट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड इकोनॉमिक पावर वर टेकन बैक। पर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, क्योंकि पहले तो वही सारा एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे, फैसले भी वही सुनाते थे, चीफ ही, बट अब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड इकोनॉमिक पावर जो था वो उनसे वापस ले लिया। दे वर रिक्वायर्ड टू फॉलो ब्रिटिश रूल एंड पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब उनको ब्रिटिश रूल फॉलो करना था और वो ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट पे करेंगे या फिर नजराने पेश करेंगे, टाइम टाइम पे उनको पैसा पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ ट्राइबल्स अगेंस्ट द दिकूज। तो दिकूज से ट्राइबल्स को क्या दिक्कत थी, वो उनसे क्यों नाराज़ थे, क्या क्या कारण हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट, द वर्ड दिकू मीन्स आउटसाइडर। दिकू वर्ड का मीनिंग क्या था, आउटसाइडर, बाहरी, यानी वो कहते थे कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये बाहर के हैं, ठीक है। दीज आउटसाइडर वर ट्रेडर एंड मनी लेंडर। और वो आउटसाइडर कौन थे, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ठीक है, यानी कि व्यापारी और पैसा उधार देने वाले। They would come into the forest to buy forest produce and sell other goods and offer cash loans। वो जंगलों में क्या लेने आते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने आते थे, जो जंगल में रहने वाले लोग इकट्ठा कर लेते थे, जंगल में मिलने वाली चीज़ें, ठीक है, तो उनको ख़रीदने आते थे और उनके काम की चीज़ें बेचने आते थे और उनको कैश लोन देने आते थे। अगर किसी ने पैसा उधार लेना है तो उनको पैसा उधार देते थे, ओके। थर्ड, द ट्रेडर वुड बाय गुड एट वेरी लो रेट्स एंड सेल एट हाई प्राइसेस। तो वो ट्रेडर उन ट्राइबल्स को सामान जो उनसे ख़रीदते थे वो तो सस्ता ख़रीदते थे, क्योंकि उनको ट्राइबल्स को तो बाज़ार की अकल थी ही नहीं बेचारों को, तो उनसे तो सस्ता ख़रीदते और उनको महंगा बेचते थे माल, ठीक है। और जो द लोन वर ऑल्सो ऑन हाई इंटरेस्ट रेट विच फोर्स देम इनटू पॉवर्टी। और जो लोन उनको मिलते थे उस पे भी वो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे, जिसकी वजह से वो गरीबी में चले गए। सो दे रेफर्ड देम एज आउटसाइडर एंड देयर एनिमी। इसीलिए वो उनको आउटसाइडर और अपना दुश्मन मानते थे, ठीक है।
चलो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ ए गोल्डन एज। बिरसा जो एक गोल्डन एज के बारे में उसका जो विज़न था वो क्या था। व्हाट डू यू थिंक सच अ विज़न अपील टू द पीपल ऑफ द रिलीजन। क्या आपको लगता है कि उसका जो विज़न था, उसका विज़न उसके लोगों को उसकी तरफ लेके आया। सो बिरसा टॉक्ड अबाउट अ गोल्डन एज, अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ। यानी बिरसा जो है वो एक गोल्डन एज की बात करता था, एक सतयुग की, यानी कि एक वो पीरियड जब हर चीज़ अच्छी थी, सच्ची थी। ही टॉक्ड ऑफ एन एज in which the tribals would live good life, plant trees and practice cultivation to earn their living। तो बिरसा उस एज की बात करता था जब वो अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जीते थे, पेड़ लगाते थे और अपनी ज़मीन पे खेती करते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। Second, he talk about the age in which tribal would not kill one another, do not drink liquor, and there was no place for uncleanliness, witchcraft and sorcery। वो उस एज के बारे में, उस टाइम के बारे में बात करता था भाई जब ट्राइबल एक दूसरे को नहीं मारेंगे, शराब नहीं पियेंगे और वहाँ पे गंदगी के लिए कोई जगह नहीं होगी, चोरी के लिए, किसी गलत काम के लिए कोई जगह नहीं होगी। He want to get rid of outsider like the missionaries, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड द यूरोपियंस। तो वो जितने भी बाहरी थे, यानी कि जितने भी आउटसाइडर थे, यानी कि मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरी, हिंदू लैंडलॉर्ड्स या जितने भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे जो ज़मींदार थे वहाँ के, ठीक है, एंड मनी लैंडर्स जो ब्याज पे पैसा देने आते थे, और यूरोपियन, वो उन सबको ही क्या मानते थे, आउटसाइडर्स। और बिरसा उन सब से छुटकारा पाना चाहता था। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज बिरसा मुंडा। और ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें बिरसा के बारे में बताना है सारी डिटेल, ठीक है। तो बेटा बिरसा मुंडा वैसे आज भी झारखंड के अंदर बहुत वैल्यू है बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा की जो एनिवर्सरीज हैं, बर्थ एनिवर्सरी, वो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट होती हैं वहाँ पे। सो बिरसा वॉज बोर्न इन द मिड 1870s। ही वॉज द सन ऑफ पुअर फादर। तो बिरसा का जो जन्म का ईयर है वो हमने पढ़ा था कि वो क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ ये है कि 1870s 1870 से लेके 80 के बीच में वो पैदा हुआ था और वो एक गरीब बाप का बेटा था, ठीक है। एक ट्राइबल फैमिली से था, कोई पैसा नहीं था उनके पास, गरीब से परिवार थे। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा, ग्रेजिंग शीप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन अखाड़ाज। तो उसका जो वो बोहंडा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे उन जंगलों में उसका बचपन बीता, ग्रेजिंग शीप यानी कि भेड़ों को चराते हुए, प्लेइंग द फ्लूट बजाते हुए, एंड डांसिंग इन अखाड़ाज में नाचते गाते उसका जो बचपन है वो बीता। ही टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैज़ बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ दिकोज। तो वो उस पीरियड की, उस एज की बात करता था जब मुंडा जो थे वो दिकू के ऑपरेशन यानी कि अत्याचारों से मुक्त थे, किसी तरह का कोई आउटसाइडर प्रेशर उनके ऊपर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। तो अपने बचपन में ही वेंट टू अ लोकल मिशनरी स्कूल एंड लेटर ही स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ वैष्णव प्रीचर। वो एक मिशनरी स्कूल में भी गया। मिशनरी स्कूल बोलते थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले, वो जो स्कूल बनाते थे, ठीक है। और बाद में वो एक हिंदू धर्म में वैष्णव प्रीचर, वैष्णव उपदेशक के बाद भी उसने अपना कुछ टाइम जो है वो बिताया। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप बैड हैबिट्स एंड रिचुअल। और हमने देखा था कि उसने मुंडा अपनी जो कम्युनिटी है उसके लोगों को गलत आदत छोड़ने के लिए उसने अपील किया था। इन 1895 अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द चार्ज ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। तो हमने देखा था जो उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और 1895 में उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट भी किया, बल्कि वो प्रोटेस्ट एक तरह से आमने सामने की लड़ाई हुई उसमें, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट करके दंगा फैलाने के जुर्म में 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। इन 1900 बिरसा वाज डाइड ऑफ कोलेरा। 1900 में 90 जो बिरसा मुंडा है उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। हैजा एक बीमारी होती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं इस बीमारी में, तो कोलेरा की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है भाई।
तो ये हमारा क्या है, ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री, ट्राइबल दिक्यूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो लिख के आपको भेजने हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।